Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के भारती, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ गोल इंस्टीट्यूट। आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, और वो AITS दिया होगा आपने 7th मेजर टेस्ट जो आपने 23 अप्रैल को दिया था। तो मेजर टेस्ट 7 AITS का इनऑर्गेनिक का पोर्शन आपके साथ एक्सप्लेनेशन के द्वारा शेयर करने जा रहे हैं। अब चलिए, इनऑर्गेनिक का एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप AITS मेजर टेस्ट 7 जिसे आपने दिया था 23 अप्रैल को, और आज इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में देखिए गौर से, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का करेक्ट ऑर्डर आप जानते हैं कि साइज एटॉमिक हो या आयनिक हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर डिपेंड करता है जनरली। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जिसका ज्यादा होता है उसका साइज बड़ा होता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम आ रहे हो तो देखिएगा आप कि केटाइन का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद न्यूट्रल एटम, उसके बाद एनायन। अब इसी बात को फॉलो करते हुए चलेंगे तो देखेंगे कि कैल्शियम है 2 चार्ज के साथ, पोटेशियम है 1 चार्ज के साथ, आर्गन है कोई चार्ज नहीं, क्लोराइड आयन और सल्फाइड आयन। प्लस चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है साइज छोटा होता है, तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। यानी ये ऑर्डर आपका जहां लिखा रहेगा वो बिल्कुल सही है, और इसका ऑर्डर है ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में ये ऑर्डर लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वेस्पर थ्योरी पर और साथ में हाइब्रिडाइजेशन पर। तो मेन रूप से वेस्पर थ्योरी ही सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। तो वेस्पर थ्योरी को आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि बॉन्ड एंगल जो 4 कंपाउंड का नाम दिया हुआ है ना, उसमें BF3 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। NF3 इसका बॉन्ड एंगल होता है 106 डिग्री, 106 डिग्री। PF3 इसका बॉन्ड एंगल होता है 101 डिग्री, और NF3 इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ये ClF3 है, ClF3 इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, कहलाता है टी शेप्ड। आप जानते हैं कि टी शेप्ड है वो, तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर आप लोगों को ये ऑर्डर BF3, NF3, PF3 और ClF3, तो ClF3 ये ऑर्डर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये चीज मिल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा 2 सवालों में ऑर्डर पहचानने के लिए कहा गया है, और इन दोनों में ऑर्डर पहचानने के लिए आपको छोटे मोटे पॉइंट्स पर ध्यान रखने होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यानी एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन और दूसरे कंपोनेंट का रिडक्शन जो नहीं शो करेगा, इसी तरह के ऑप्शन को पहचानना है। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 10 में फर्स्ट ऑप्शन है कि H2S SO2 के साथ मिला, बन गया H2O और S। देख रहे हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर -2 और यहां पर +4, ये हो गया 0। -2 से बढ़ गया, इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग हो गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। +4 से 0 हो गया, डिक्रीजिंग, तो इसका हो गया रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा हो तो नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन। उसी तरह से दूसरे ऑप्शन को देखिए, बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन दे दिया, वो बेरियम पर ऑक्साइड, ये है बेरियम पर ऑक्साइड। आपको मालूम है ना कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम पर -1, ये है 0, ये है -2, तो -2 से -1 हो गया, 0 से -1 हो गया, दोनों कम हुआ, हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक उसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, बेरियम है परऑक्साइड, ये है बेरियम परऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ये है H2SO4, ये डबल डिकम्पोजिशन, यानी कि बन गया BSO4 और H2O2, फिर आगे यहां -1, यानी इसमें नो रिडॉक्स रिएक्शन, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बस यही पहचानना था, इसलिए सही आंसर मिल गया। जहां सही आंसर मिल जाए ना वहीं पर रुक जाइएगा। फोर्थ ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका 10th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वो वाटर जो प्राप्त हुआ है प्यूरिफिकेशन विथ ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन, यानी प्यूरिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन। तो वाटर को जो प्राप्त हुआ है बाय प्यूरिफिकेशन विथ ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन, तो रेजिन जो होता है ना वो सोडियम फैटी सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोजन चैप्टर में हार्ड वाटर का रिमूवल, खास करके परमानेंट हार्ड वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड को दिया हुआ है, और रेजिन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सल्फोनिक एसिड, सोडियम फैटी सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? एट ए टाइम, एक साथ, जो अनवांटेड, इस बात पर फोकस कीजिएगा, अनवांटेड केटाइन और एनाइन दोनों पार्ट को रिमूव करता है। तो यहां पर ऑप्शन को पढ़िए कि इससे आपको क्या मिलेगा। पहला लिखा प्योर वाटर, दूसरा लिखा फ्री फ्रॉम ओनली केटाइन, तो ओनली केटाइन तो हुआ नहीं, क्योंकि केटाइन एनाइन दोनों को रिमूव करता है, वो एक्सचेंज करता है। तो फ्री फ्रॉम एनाइन, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन तो गया काम से। अब सवाल है प्योर वाटर में और नॉन ऑफ दीज। तो यहां पर आपको बता दें कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना हो तो रेजिन मेथड को यूज किया जाता है, और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ड्रिंकेबल वाटर बनाना है, और ड्रिंकेबल वाटर में प्योर वाटर नहीं आता है। प्योर वाटर का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर, उस, और ड्रिंकेबल वाटर का मतलब है मिनरल वाटर, यानी मिनरल रहेगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा, एसेंशियल कंपोनेंट होंगे मिनरल, वही रहेगा उस वाटर में, और वो रेजिन मेथड से प्राप्त हो सकता है। हालांकि एक बात पर ध्यान रखिएगा कि डीमिनरलाइज्ड वाटर, यानी इस मेथड से एनसीईआरटी में लिखा रहेगा आपको कि बाय रेजिन मेथड डीमिनरलाइज्ड वाटर, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा नॉन आयोनिक कंपोनेंट्स।
यानी कि जो मिनरल वाटर में एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर आवर बॉडी, हमारे पीने के लिए जो फायदेमंद हो, यूजफुल हो, सॉल्ट वाटर कहलाता है वो, और उसमें एसेंशियल मिनरल जो है वो रहेंगे प्रेजेंट नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में। यानी एसेंशियल कंपोनेंट जब रहेंगे ना तो उसी को कहते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, यानी हार्मफुल मिनरल जो है वो नहीं रहेगा, हार्ड वाटर से रिमूव कर देगा, केटायन एनायन एक्सचेंज दोनों करेगा। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन है प्योर वाटर और नन ऑफ दीज में, तो आप लोगों को बता दें कि प्योर वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें नॉन मिनरलाइज डीमिनरलाइज्ड तो कहेंगे इस प्रोसेस के द्वारा, लेकिन वो मिनरल जो एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर ड्रिंकिंग वाटर वो प्रेजेंट ही रहता है, इसलिए उसको कहते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। प्योर वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, वो हम लोग पी नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज कहा जाता है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन है? स्टेटमेंट को पढ़िए, पता चल जाएगा, और कॉन्सेप्ट को ध्यान में लाइए। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास जो है ना वो सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, ये है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में सोडियम कार्बोनेट को ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और SiO2 को जब फ्यूजअप करवाते हैं उससे मिलता है सॉफ्ट ग्लास, और वो सॉफ्ट ग्लास इंडस्ट्री में काम आता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तो पहला आंसर जो है सही है। दूसरे को देखिए, KHCO3। KHCO3 में K+ और HCO3-, ये जो पार्ट आता है ना उसमें यहां भी प्लस है, तो दो प्लस। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको KOH से ट्रीट करेंगे ना तो वह K2CO3 और H2O देगा, मतलब कि ये बेस है और ये सॉल्ट दिया, वाटर दिया, तो जब ये बेस है तो इसको जरूर होना चाहिए एसिड, और एसिड है तो ड्यू टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो जिस सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो नेचर शो करता है एसिड, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट एसिड सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाँ, ये बात जरा कंफ्यूजन वाली है कि अगर आप एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं इस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन, तो एक्वा सॉल्यूशन जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है उसमें, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद KOH और H2CO3 देगा, तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 वीक एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नेचर उस सॉल्यूशन में काम करता है। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस, तो सॉल्यूशन को कहेंगे बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, बट KHCO3 को सॉल्ट के रूप में कहा गया है, मतलब सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए उसको एसिड सॉल्ट कहेंगे। ये बिल्कुल सही है। पोटेशियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब पोटेशियम कार्बोनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट मोर स्टेबल होता है, मोर सॉल्युबल होता है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि KHCO3 प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा, इसलिए सॉल्वे प्रोसेस में पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट ये दोनों का फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी। इसलिए यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो थर्ड ही है, इसलिए इसका आंसर हो गया थर्ड हो गया। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग, तो मेटल को रिफाइन करने में सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, और वो मेनली फॉर नोबल मेटल्स यूज किया जाता है, फॉर नोबल मेटल्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज रिटन अगेंस्ट इट।
इनमें से वो कौन सा ऑर्डर है जो सही नहीं है, जो प्रॉपर्टी शो किया गया है। तो अब आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 1 CO2, SiO2 और PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। आप जानते हैं कि कार्बन, सिलिकॉन और लेड तीनों एक ही फैमिली में है, और जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड आते हैं उसका साइज बढ़ता चला जाता है, और साइज जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो ऑक्सीजन जल्दी रिलीज होगा, ऑक्सीजन जल्दी रिलीज होगा तो ऑक्सीडाइज करने में वो हेल्प करेगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे वाले के ऑक्साइड का ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में CO2, SiO2 और PbO2 ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए HF, HCl, HBr, HI एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जब कभी किसी एलिमेंट का हाइड्राइड हो और उसमें साइज बढ़ता जा रहा हो तो बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, तो उसका एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन को देखिए NH3, PH3, ASH3 एंड SPH3 ये शो करता है ऑर्डर इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जिस किसी कंपाउंड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो वो कहलाता है लेविस बेस। इन चारों ऑप्शन को देखिए गौर से, सभी के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो NH3 का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर कह रहा है सबसे कम। तो आप ही सोचिए कि बेसिक नेचर अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए NH3 का, और दे दिया इसमें सबसे कम, हो गया ना ये गलत। इसलिए इसका आंसर जो गलत है ऑप्शन नंबर 3 में शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एट रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन एग्जिस्ट, स्टेटमेंट 1 कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक गैस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट 1 इसमें कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में रहेगा, बट सल्फर जो है वो सॉलिड, ये रहेगा गैस, बट सल्फर जो है वो सॉलिड, सॉलिड। अब और स्टेटमेंट 2 को देखिए कि P पाई बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म स्ट्रॉन्ग S डबल बॉन्ड S एंड एग्जिस्ट एज S8, ये एग्जिस्ट करता है S8। तो स्टेटमेंट 2 में जो दिया हुआ है ना स्टेटमेंट, उसमें आपको बता दें कि S डबल बॉन्ड S में स्ट्रॉन्ग P पाई इंटरेक्शन नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग P पाई इंटरेक्शन होता है O2 में, यानी कि इसमें, यानी O डबल बॉन्ड O, ये P से बनता है पाई बॉन्ड, इसे कहते हैं P पाई इंटरेक्शन, और ये होता है स्ट्रॉन्ग ड्यू टू अ स्मॉलर साइज, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर जाता है। सल्फर में H डबल बॉन्ड S करेंगे ना तो P पाई इंटरेक्शन ये होता है वीक ड्यू टू लार्जर साइज, लार्जर साइज, और यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर होगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा।
अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 तो 19th क्वेश्चन में जरा देखिए गौर से। कहता है रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानिए। और जब आप लोग पढ़ रहे थे पोल्यूशन के बारे में, तो उसी में ग्रीन हाउस आया था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। CO2 कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन बट नॉट अलाउ देम टू पास थ्रू। यानी कि जब आप NCERT पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि CO2 जो है वो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो पास होने नहीं देता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि CO2 कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस बट नॉट अलाउ देम टू पास थ्रू। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। CO2 एब्जॉर्ब करता है क्या चीज को? इंफ्रारेड रेज को। और दूसरा, पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा देखिए, NO इज मोर हार्मफुल देन NO2। आपको बता दें कि NO2 जो है ना, वो सफोकेटिंग नेचर शो करता है, घुटन पैदा करता है, पंजेंट स्मेल बर्दाश्त होगा ही नहीं। तो NO मोर हार्मफुल नहीं है, NO2 मोर हार्मफुल है। इसलिए यही आंसर जो है वो रॉन्ग है, गलत है। स्टेटमेंट थर्ड, तीसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, जो रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में एक मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग जब करते हैं किसी भी ओर का, क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी ओर का रोस्टिंग करवाएंगे तो रोस्टिंग का मतलब है हीट करना, गर्म करेंगे। इसमें जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट है वो वेपराइज हो जाएगा। दूसरी बात कि रोस्टिंग जब भी करते हैं तो दो तरह के ओर के लिए, एक सल्फाइड ओर होना चाहिए, तो सल्फाइड चेंज हो जाता है ऑक्साइड में, और दूसरा कि AgCl जो हॉर्न सिल्वर कहलाता है, और हॉर्न सिल्वर, इसको सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में जब रोस्टिंग किया जाता है ना, तो बन जाता है सिल्वर का ऑक्साइड NaCl, और CO2 गैस बनकर के निकल जाता है। तो यहां पर यह भी ऑक्साइड बन गया, यह भी ऑक्साइड बन गया, क्लोरीन भी हट गया, सल्फाइड भी ऑक्साइड में चेंज हो गया, वोलाटाइल इंप्योरिटी भी रिमूव हो गई। इसको कहते हैं क्लोरीनेटिंग रोस्टिंग। इसका नाम क्या है? क्लोरीनेटिंग रोस्टिंग। इसका मतलब है कि रोस्टिंग जब कभी किसी और का होता है तो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, impurities are removed as their volatile oxide। तो वोलाटाइल जो है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि हीट कर है ना, वेपर बन के निकल गया होगा। दूसरा देखिए, ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। और जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड फॉर्म में, ये भी सही है। चेंजेस लाइक ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन एंड etc टेक्स प्लेस। यानी कि क्लोरीन जो है वो हट जाता है, क्लोरीनेटिंग रोस्टिंग कहलाता है। इसलिए यहां पर कहेंगे कि सोडियम का हो गया क्लोरीनेशन, अब यहां पर ये और जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, और ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। अब चलिए, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P4O10, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों को ये बता दें कि P4O10 यह जो है ना, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, P4O10, इसका स्ट्रक्चर है POP
ओ पी ओ पी ओ पी। यहां पर ओ और यहां पर ओ इस तरह से लिंक्ड है। अब ये P4 O6 तो दिखा रहा है। आप जानते कि फास्फोरस के लास्ट में होते 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड तो बना लिया। यह जो लोन पेयर बच गया था ना, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल। कुछ लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन देखा गया कि उसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो रहा है। डी पाई पी पाई, फास्फोरस का डी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का पी इलेक्ट्रॉन से ये पाई बॉन्ड बनता है। नाम कहलाता है डी पाई पी पाई। तो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। कहां मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 में। देख लीजिए, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P4O10 आर आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट। आयोनिक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता है। आयोनिक एंड डेटिव, आयोनिक और डेटिव तो हो ही नहीं सकता। आयोनिक तो खैर बनेगा ही नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड विथ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, वो तो दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। लेकिन यहाँ 4th ऑप्शन में करा कोवेलेंट बॉन्ड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड, ये गलत है। ओनली सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड भी है। सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि अल्फा और बीटा सल्फर आर एट इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर नोन एज। जब आपने पढ़ा होगा क्लास में और एनसीईआरटी में, एक नाम आया था सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ना, वो 94.5 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर दोनों जो है वो को एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट। तो 94.5 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां से शुरू होता है अल्फा सल्फर चेंजिंग इनटू बीटा सल्फर। तो वो कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। यह है ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप अमोनिया में ट्रीट करेंगे तो वो बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसा डिजॉल्व करने के बाद इसी को लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जिसे यूज करते हैं लोग सिल्वर मिरर टेस्ट में। तो यहां पर अब देखिए कि सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व्स इन सॉल्यूशन ऑफ NH3 बट नॉट इन वाटर। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन जब होता है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ना, तो अमोनिया में ही उसको डिजॉल्व किया जाता है। और अमोनिया में सॉल्युबल है बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन क्यों? वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनिया इज ए बेटर सॉल्वेंट देन वाटर। इसके लिए बेटर सॉल्वेंट तो है, लेकिन कंडीशन दूसरा भी देखिए। सिल्वर आयन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स आयन विथ अमोनिया, है ना कॉम्प्लेक्स। यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस, मानते इस बात को, लेकिन ये स्टेटमेंट यहां पर रीजन के रूप में नहीं आएगा। डायपोल मोमेंट, ये भी रीजन नहीं आएगा। तो रीजन क्या हो गया कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट अमोनिया में सॉल्युबल है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये है उसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, ये है सही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में एक सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। Which of the following complex or the complex ion will show geometrical isomerism? एक बात आपको बता दें कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो कर नहीं सकता है। दूसरी बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैनॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शो करेगा ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, लेकिन शर्त है कि स्क्वायर प्लेनर रहेगा तो होमोलेप्टिक नहीं होना चाहिए। आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसमें भी होमोलेप्टिक नहीं होना चाहिए। या फिर नहीं होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल में दो तरह का ऐसा लिगैंड
जिससे 5 डोनर साइट एक तरह का हो और एक अलग टाइप का हो। तो बस इसी पर ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में एम सेंट्रल मेटल एम A5B यानी 5 लिगेंड एक तरह का और एक लिगेंड दूसरा ऐसा रहेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ढूंढते हैं इन चारों में सही आंसर कौन है जो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले ऑप्शन को देखिए, PT NH2 NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। तो PT जो है ना वो NH3 जब ऐसा होगा तो चूंकि ये है स्क्वायर प्लेनर, DsP2 हाइब्रिडेशन है इसका, तो ये रहेगा सीस फॉर्म में। और वही प्लेटिनम अगर ऐसा रह गया तो ये कहलाता है ट्रांस। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सीस फॉर्म में रहा ना, इसीलिए इसका नाम है सीस प्लेटिनम, जो एंटी कैंसरस होता है। एंटी कैंसरस सीस प्लेटिनम। बाकी को देखिए, 5 और 1 का रेशियो है, 6 भी है, 5 और 1 का रेशियो है। अभी बतलाया कि जिस ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड एक ही तरह का हो वो कहलाता है होमोलेप्टिक, और वो कभी नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 6 में से 5 एक तरह का, एक तरह का हो तो 5 और 1 का रेशियो रहेगा ना, तब भी नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए और क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इसमें डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर स्पेसिफाई कीजिए। बेसिक ऑर्डर, बेसिक का मतलब है कि प्रोटॉन का एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। अब चलिए देखते हैं, एक है H2O, दूसरा है NH3, क्वेश्चन नंबर 33 का। तीसरा है OH पर माइनस और चौथा है NH2 पर माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे बेहतर किस में है? तो आप देख रहे हैं H2O में ये है तो लिविस बेस कहलाएगा, इसमें ये है लिविस बेस कहलाएगा, इसमें पेयर है लिविस बेस कहलाएगा, इसमें भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर दोनों है, ये कहलाएगा। अब यहां पर क्या है कि H प्लस तो एक्सेप्ट करेगा ना तो NH3 बनेगा, और फिर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ना तो NH4 पर प्लस बन जाएगा। यानी दो स्टेप में ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। यहां देखिए, अगर H प्लस को एक्सेप्ट किया तो वो कहलाता है H2O, फिर H प्लस को एक्सेप्ट किया बन गया HCO प्लस। यहां देखिए, मात्र 1 प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो, और यहां देखिए 1 प्लस को, मतलब ये दोनों तो हो नहीं सकता, बहुत कमजोर होगा वो। अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बेसिक नेचर में सबसे बेहतर ये हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया? NH2 पर माइनस, दूसरा कौन हो गया? OH पर माइनस, तीसरा हो गया अमोनिया मोर बेसिक देन H2, तो अमोनिया हो गया, और फिर H2। इसका सही ऑर्डर है ये वाला। ये स्टेटमेंट, ये ऑर्डर कहां है? ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ये सही है। अब चलिए सेक्शन बी को केमिस्ट्री का कहता है कि वो सब्सटेंस जो ब्रिक रेड फ्लेम देता है। अब आपको इस ब्लॉक पर ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रिक रेड फ्लेम 2 ही एलिमेंट शो करता है, सोडियम या कैल्शियम। आपको देखना है कैल्शियम कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, बस एक ही वर्ड से उसका आंसर पता चल गया। कैल्शियम ऑप्शन नंबर 2 में है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम नाइट्रेट। ब्रिक रेड फ्लेम देता है वो कैल्शियम।
तो एक ही लाइन से आपको अगर आंसर का पता चल जाता हो तो टाइम पास मत कीजिएगा और आपको चारों ऑप्शन में वो आंसर दिखाई पड़ जाएगा स्पेशल। ये है इस तरह का। मैग्नीशियम तो ब्राइट फिल्म देता है, बेरियम एप्पल ग्रीन फिल्म देता है ना, और स्ट्रॉन्सियम पिंक टाइप का देता है वो, इसलिए इसका सही आंसर है कैल्शियम। अब चलिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द पॉसिबल मॉलिक्यूल या स्पीसीज इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पर शो करता है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिया रहेगा तब तक आप डायपोल मोमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, AX3 हैविंग वन लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ नहीं है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिया हुआ हो तो आप डायपोल मोमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैनॉट बी प्रेडिक्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट गिवन, है ना, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई या आईपी दोनों एक ही चीज है। आप लोगों को यह पता है कि हीलियम का आईई सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। ये तो ऐसे ही पता चल गया, इनर्ट गैस है वो, तो इसलिए 41 का सही आंसर है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 41 सही आंसर है हीलियम, हाईएस्ट आई शो करता है या आईपी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है केटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड जेनन फ्लूइड। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखिएगा कि जेनन फ्लूइड ये जब सॉलिडिफाई होता है, हालांकि ये गैस फॉर्म है, जब ये सॉलिडिफाई होता है ना तो ये बन जाता है जेनन इस तरह का। ये आयनिक इंटरेक्शन होता है इसमें, इंटरेक्शन। अब इसमें केटायन पार्ट ये है। अब यही चीज पूछ रहा है कि उसका शेप क्या होगा। तो आप जानते हैं इस जेनन पेंटाफ्लोराइड जो केटायन फॉर्म में है उसमें इसका sp3d2 हाइब्रिडेशन है। तो यहां रहेगा फ्लोरीन, यहां रहेगा फ्लोरीन, यहां रहेगा फ्लोरीन, यहां रहेगा फ्लोरीन, और यहां रहेगा अगर फ्लोरीन और ये रहेगा लोन पेयर के साथ इस तरह से, ये बन गया स्क्वायर और ये बन गया पिरामिड। तो ज्योमेट्री है जो ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन यहां पूछ रहा है शेप, तो शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो स्क्वायर पिरामिडल कहां है इसमें आप पहचानिए सही आंसर, यह ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, स्क्वायर पिरामिडल, ये आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आखिरी क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है और पूछता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है। क्वेश्चन नंबर 47, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आप लोगों को ये बता दें कि जब जब रहेगा आउटर तो समझ जाइए कि बाहर वाला डी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इसमें, sp3d2, और जब इनर रहेगा तो d2sp3, यही दोनों में अंतर है। तो d2sp3 यहां तो है नहीं
क्योंकि इनर तो है नहीं, आउटर है, sp3d2 होगा। और sp3d2 जब ऑक्टाहेड्रल हो कॉम्प्लेक्स और वीक लिगैंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं रहता है, तब ये कंडीशन कहलाता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहेगा तो वो इनर हाइब्रिडेशन कहलाता है। इसलिए यहां पर देखिए कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिसमें डोनर एटम कार्बन हो या नाइट्रोजन, तो कहलाता स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और वो पेयरिंग करवा देता है ना, इसलिए वो अंदर का डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाता है, D2sp3। लेकिन जब रहेगा वीक लिगैंड, जैसे यहाँ फ्लोरीन वीक लिगैंड है, क्यों? क्योंकि इसमें डोनर एटम ना कार्बन है ना नाइट्रोजन है। वाटर को देखिए सेकेंड ऑप्शन में ऑक्सीजन है, इसलिए दोनों के दोनों वीक लिगैंड है। तीसरे ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन है, तब यहाँ D2sp3 हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन हो गया? 1 and 2। सही आंसर हो गया कौन? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये कहलाता है आउटर कॉम्प्लेक्स। तो ये था आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AITS के मेजर टेस्ट 7 में पूछा गया था। अब इतना वीडियो सुनने के बाद, ऑनलाइन ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और NCERT से आप एक एक लाइन को गौर से पढ़िएगा तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा, देयर इज नो कंफ्यूजन। और बहुत नजदीक आ रहा है आपका नीट का एग्जाम, इसलिए जरूरी है कि आपको बहुत ही सेंसिटिव और एक कंसंट्रेट होकर के हर बात को समझना है और सही आंसर तक पहुंचना है। और इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे, सही आंसर मिल जाएगा आपको। और आप टेस्ट में बेस्ट करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।